लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केस डायरी क्या होती है। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट। देखो कई बार कंफ्यूजन होती है कि फाइनल रिपोर्ट क्या होती है और पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि ये दोनों का मतलब ही सेम होता है। दोनों का मतलब ही हम सेक्शन 193 में पढ़ते हैं। फाइनल रिपोर्ट का मतलब होता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस ने क्या की, एक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी कि ये हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, उसको बोलते हैं अपने फाइनल रिपोर्ट, मतलब एफआर लगा दी। प्रैक्टिकल कोर्ट में क्या कहा जाता है, एफआर लगाना। और पुलिस रिपोर्ट भी यही होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, पुलिस ने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी तो वो होती है पुलिस रिपोर्ट। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों चीजें ही हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक वर्ड हम पढ़ते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। प्रोटेस्ट पिटीशन भी क्या की जाती है, इसी सेक्शन के अंडर लगाई जाती है। तो इस सेक्शन के बारे में प्रोटेस्ट पिटीशन, फाइनल रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी होती है, कितने दिन के अंदर ये रिपोर्ट देनी होती है, कब किसको देनी होती है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एंडीलो क्लासेस में। ये क्लास हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चीजें जरूरी है। देखो यहाँ पर जो मैं आपको ये सीरीज बता रही हूँ BNSS की, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज बता रही हूँ। इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने BNS की बताई है और इन फ्यूचर में BSc की सीरीज भी आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंचेगा जब आप एमडीलो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। एक मेंबरशिप की सीरीज चल रही है 59 रुपीज की, तो वो मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो सेक्शन है 193। इसमें जब हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी में हम पढ़ते थे 173। ये सेक्शन 173 सीआरपीसी में, बीएनएसएस में 193 पढ़ते। देखो क्या कहा 193, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब ये रिपोर्ट किसकी है, पुलिस ऑफिसर की है। ऑन कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो गया, अब क्या कर रहा है पुलिस ऑफिसर, एक रिपोर्ट दे रहा है। अब ये रिपोर्ट दे किसको रहे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसेक्शन 1 ने कहा इस चैप्टर के तहत प्रत्येक इन्वेस्टिगेशन अनावश्यक विलंब अर्थात बिना देरी के पूरी की जाएगी। कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बारे में हमें कहा कि इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको पूरा करना पड़ेगा। कि एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर shall be completed without unnecessary delay, मतलब अब बिना विदाउट अननेसेसरी डिले की क्या करना होगा, आपको इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बिना मतलब कोई टाइम पास नहीं करना, बिना टाइम पास किए हमें ये रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। कौन सी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन की। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। अब देखो सबसेक्शन 2 में हमारे लिए एक प्री का क्वेश्चन, सबसेक्शन 2 में हमारे लिए एक इंटरव्यू का क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। देखो इन्होंने कहा BNS के सेक्शन, क्योंकि अपराध हमें बताया है BNS में, उसका प्रोसीजर हम पढ़ते हैं BNSS में। हमें क्लियर किया कि जो BNS के सेक्शन रेप से रिलेटेड है, ये जो सेक्शन है जो BNS के रेप से रिलेटेड प्लस महिलाओं के साथ अपराधों से रिलेटेड। सेकंड, एक हमें सेक्शंस बताए हैं पॉक्सो एक्ट के, जो लैंगिक अपराधों का एक्ट है, पॉक्सो एक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके 4 सेक्शन आपको याद करने हैं, 4, 6, 8, 10। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉक्सो के ये चारों सेक्शन। मेंस का प्रॉपर एक 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। अब वापस सुनो, बीएनएस में रेप से रिलेटेड चीजें, फीमेल से रिलेटेड चीजें, पॉक्सो एक्ट की 4, 6, 8, 10 सेक्शन। क्या किया जाएगा, shall be completed within 2 months। कि जब कभी रेप से रिलेटेड चीजें हैं, पॉक्सो एक्ट के इन सेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम के अंदर पूरा किया जाएगा, विद इन 2 months के अंदर पूरा किया जाएगा। फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट से, ऑन विच द इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड by the officer in charge of a police station, जिस तारीख से
ये इंफॉर्मेशन जो रेप से रिलेटेड है, पोक्सो के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको जब पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया, लिखा, उस तारीख से लेके 2 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टार कर लो प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन कि बीएनएस के ये सेक्शंस और यौन अपराधों से संबंधित ये 4 सेक्शन के तहत अपराध के संबंध में इन्वेस्टिगेशन उस तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा जिस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर सदक अधिकारी को ये सूचना या ये इंफॉर्मेशन दर्ज की गई थी। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 ने हमें क्लियर कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करना है, एंड सबसेक्शन 2 ने कहा कि रेप से रिलेटेड और पोक्सो से रिलेटेड मैटर्स को, इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने के अंदर आपको पूरा करना पड़ेगा। और कौन सी डेट, जिस डेट को पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन पहुंची। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। देखो यहाँ पर आपको टोटल 9 सबसेक्शन पढ़ने हैं। 9 सबसेक्शन का एक प्रॉपर लास्ट में स्ट्रक्चर भी बताऊंगी कि इस तरीके से इस सेक्शन को आपको लिखना है, इस तरीके से इस सेक्शन का स्ट्रक्चर है। देखो ये जो सेक्शन है ना, कम से कम हमसे 10 से 15 नंबर का पूछा जा सकता है। अब 10 से 15 नंबर का सेक्शन सिर्फ बेयर एक्ट हमारे लिए इनफ नहीं है। सिर्फ बेयर एक्ट का रट के और अगर आंसर राइटिंग में छाप रहे हैं तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम बेयर एक्ट की चीजें प्लस डायग्राम प्लस एक्स्ट्रा चीजें प्लस केस लॉज, अगर इतनी चीजें जब हम बनाते हैं एग्जामिनर को, तब जाके वो हमें 15 में से 13 नंबर दे सकता है। क्योंकि पूरे 15 तो 15 किसी को ही नहीं मिलते, 13 या प्लस हाईएस्ट 14 मिल सकते हैं। लेकिन ये 14 या 13 नंबर हमें तब मिलेंगे जब हमें ये चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बेयर एक्ट बता रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, बाकी बची ये चीजें एक्स्ट्रा प्लस केस लॉज। इसके लिए आप एमडीलो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैचेस में हम जो प्रिपरेशन करवाते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों लेवल को फोकस करते हुए सारी चीजें आपको बताते हैं। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस स्टेट की जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ का आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, देन उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिस पे हम थे। देखो क्या कहा कि जब कभी सबसेक्शन 3 में हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसेक्शन 3 में आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लॉज दिया हुआ है। फर्स्ट क्लॉज में हमें 9 चीजें बता रखी है कि उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हमें बतानी है। पहले सुनो, सबसेक्शन 3 का फर्स्ट क्लॉज कहता है जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, पुलिस स्टेशन का बाहर सदक अधिकारी एक पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेज देगा कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ वैसे ही वो रिपोर्ट हम किसको भेजेंगे, मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे। एक रिपोर्ट जो राज्य सरकार के रूप में हो सकती है, जो राज्य सरकार जो रूल्स हमें बताए, जो रेगुलेशंस हमें बताए, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। अब ये रिपोर्ट जो फॉर्मेट हमें स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, उस फॉर्मेट में हमें क्या क्या चीजें बतानी है, उस फॉर्मेट में हमें क्या क्या चीजें ऐड करके और मजिस्ट्रेट को भेजनी है, वो सुनो। उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। पक्षकारों के नाम, उस रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ उसमें हमें क्या क्या चीजें और बतानी है, पार्टीज के नेम बताने हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसका नेचर क्या है वो बताना है, उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित होते हैं, अदर पर्सन्स के नेम बताने हैं। क्या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है, और किया गया है तो किसके द्वारा किया गया, ये चीज हमें बतानी है। क्या आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, ये बताना है। क्या आरोपी को उसके बॉन्ड पर हमने जमानत दे दी है, या जमानत के साथ दिया है, उसको बॉन्ड पर दिया है, बेल बॉन्ड पर दिया है, वो हमें बताना है। क्या आरोपी को धारा 190 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है, कस्टडी में भेजा है, तो वो हमें बताना पड़ेगा। क्या महिला की कोई मेडिकल रिपोर्ट की गई है, अगर की गई है
तो उस रिपोर्ट को उससे जोड़कर संलग्न करके उसमें बताना पड़ेगा। तो सिंपल सी ये बात है। सबसेक्शन 3 का 1 क्लोज हमें बताता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके हमें मजिस्ट्रेट को भेजनी है। उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई है वो हमें ए से लेके आई तक हमें बता दिया कि नेम, पार्टीज के नेम, इंफॉर्मेशन की नेचर क्या है, अपराध कौन सा किया है, किसके द्वारा किया गया है, किसने किया है उसका नाम हमें बताना पड़ेगा, क्या हमने उसे अरेस्ट कर लिया है या हमने उसे जमानत पर छोड़ दिया है या फिर हमने उसे कस्टडी में भेज दिया है, या उसकी अगर फीमेल है तो मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ये सारी चीजें हमें उस रिपोर्ट में बतानी है। कौन सी रिपोर्ट में? जब हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया और वो रिपोर्ट जब हम मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं तो ये चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। अब ये तो था सबसेक्शन 3 के 1 क्लोज में टोटल ए से लेके आई पॉइंट। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 का 2 क्लोज। क्या कहा? पुलिस ऑफिसर, अंडरलाइन करो, 90 दिन की अवधि के भीतर मुखबिर, मुखबिर कौन? पहले भी मैंने आपको क्लियर किया था, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अपराध की वो होता है मुखबिर, या पीड़ित विक्टिम को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा किसी भी माध्यम से इन्वेस्टिगेशन की प्रगति के बारे में सूचित करेगा। अब यहाँ से हमारा प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि 90 डेज के अंदर कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में 90 दिन के भीतर की कोई भी बात, एक तो मुखबिर जिसने जानकारी दी है, दूसरा विक्टिम, उसे हम क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन देंगे कि कहाँ तक हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है पहुंच चुका है या क्या प्रोसीजर चल रहा है। अब सबसेक्शन 3 का फिर से थर्ड क्लोज, 3 के थर्ड क्लोज ने कहा अधिकारी, पुलिस अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जो भी है उस व्यक्ति को जिसके द्वारा अपराध की घटित होने से संबंधित जानकारी सबसे पहले दी गई थी उस तारीख से भी सूचित करेगा, जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान करे। कि जब अपराध हुआ और सबसे पहले इंफॉर्मेशन जिसने हमें दी उसे भी हम क्या करेंगे? सूचित करेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कार्यवाही है वो किस स्टेज तक पहुंच चुकी है और क्या अभी प्रोसीजर चल रहा है। तो सबसेक्शन 3 में टोटल 1, 2 एंड 3 क्लोज पढ़ना होता है और 1 में हमें टोटल A to I पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं कि रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। ये पूरा डायग्राम मैं भी आपको क्लास के एंड में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ समझते जाओ कि सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हमें बताई है। जैसे सबसेक्शन 1 में हमें कहा कि इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करना है। सबसेक्शन 3 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें बतानी है, कितने दिन के अंदर रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4। देखो सबसेक्शन 4 कहता है जहां सेक्शन 177 के तहत एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, देन उसकी रिपोर्ट किसी भी मामले में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे उस अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी और वह आदेश लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के बाहर सदक अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश दे सकते हैं। कि ये जो रिपोर्ट हमने 177 में कहा था कि ये रिपोर्ट देगा कौन? तो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर देगा। किसको देगा? मैजिस्ट्रेट को देगा। और मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने के बाद मैजिस्ट्रेट हमें बताएगा कि क्या इस इन्वेस्टिगेशन को आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। कि वेयर ए सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस has been appointed under section 177, the report shall in any case in which the state government by general or special order so direct be submitted through that officer, and he may pending the orders of the magistrate डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वो क्या करेगा? बताएगा उस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि तुम्हें आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहते हैं जब भी इस धारा के तहत कोई रिपोर्ट अग्रेषित की जाती है और उससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बॉन्ड पर छोड़ देना चाहिए तो मैजिस्ट्रेट ऐसे बॉन्ड को क्या कर सकता है? डिस्चार्ज भी कर सकता है या फिर उसे आगे कंटिन्यू भी रख सकता है। जैसा मैजिस्ट्रेट को उस टाइम पे ठीक लगता है वो वैसा काम करेगा। कि whenever it appears from a report forwarded under this section
that the accused has been released on his bond or bail bond, the magistrate shall make such order for the discharge. मैजिस्ट्रेट चाहे तो उस ऑर्डर को डिस्चार्ज कर सकता है, खत्म कर सकते हैं, ऑफ सच बॉन्ड और बेल बॉन्ड, और अदरवाइज एज ए थिंग्स विट, या उसे कुछ और लगता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। तो सिंपल सी बात, अगर एक्यूज जिसने अपराध किए हमें लगता है, पुलिस को लगा कि उसे छोड़ देना चाहिए तो उसे छोड़ भी सकता है, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसने जो बेल बॉन्ड भरा है उसे डिस्चार्ज करना चाहिए, खत्म करना चाहिए तो खत्म भी कर सकता है, या मैजिस्ट्रेट को लगता है कोई अदर ऑर्डर देना चाहिए तो जैसा उसको ठीक लगता है वो उस अकॉर्डिंग काम कर सकता है। मैजिस्ट्रेट के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं लगाई गई है कि मैजिस्ट्रेट क्या करे, पुलिस के द्वारा जो बेल बॉन्ड भरवाया गया उसी के अकॉर्डिंग काम करे। मैजिस्ट्रेट अपनी स्व प्रेरणा से आगे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 में भी दो क्लोज दे रखे हैं। सबसेक्शन 6 में ए और बी क्लोज सुनना, जब ऐसी रिपोर्ट किसी ऐसे मामले के संबंध में हो जिस पर 190 लागू होती है, 190 हमने पढ़ा था, जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामले को मैजिस्ट्रेट के पास भेजना, लागू होती है तो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट के साथ मैजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा कि जब हमने लगा हमें एविडेंस ऐसे मिले जो सफिशिएंट थे, अब एविडेंस सफिशिएंट है तो हम उसे मैटर मैजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे मामले को। अब जब मामला मैजिस्ट्रेट के पास भेज रहे हैं तो हमें क्या क्या रिपोर्ट आगे भेजनी पड़ेंगे वो देखो। पहला कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों के अलावा अन्य सभी दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करते हैं वो चीजें हमें मजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेंगी, और उन सभी व्यक्तियों के जो धारा 180 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं, 180 में किसने किए थे, पुलिस ने किए थे, जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांचने का प्रस्ताव करता है। तो जिन भी विटनेसेस की हमने एग्जामिनेशन की थी और जो जो हमारे पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आए थे वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, मैजिस्ट्रेट के पास भेजनी है। मैजिस्ट्रेट के पास जब हमने एविडेंस सफिशिएंट थे और मैटर मैजिस्ट्रेट के पास भेजा तब उसके साथ हमें ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस to which section 190 applies, the police officer shall forward it to the magistrate along with the report। तो ये सारी रिपोर्ट हमें क्या करनी पड़ेगी, मैजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेगी। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 7। देखो सबसेक्शन 7 हमें बताता है कि यदि पुलिस ऑफिसर की ये ओपिनियन है कि किसी भी बयान का कोई भी हिस्सा कार्यवाही की विषय वस्तु से प्रासंगिक नहीं है, मतलब कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो भी बयान हमें मिले हैं उनका कोई भी हिस्सा विषय वस्तु से प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट नहीं है, सुसंगत नहीं है, या अभियुक्त के सामने इसका खुलासा न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और सार्वजनिक हित में भी अनुचित नहीं है, तो वह बयान के उस हिस्से को इंगित करेगा और मैजिस्ट्रेट से उस हिस्से को आरोपी को दी जाने वाली प्रतियों से बाहर करने का अनुरोध करते हुए एक नोट संलग्न करेगा और ऐसा अनुरोध करने के लिए अपने कारण बताएगा कि जब हमें ऐसे विटनेसेस से कोई बात पता चली है जो कि रेलेवेंट ही नहीं है, देन वो क्या करेगा, उस बात के बारे में एक नोट लगाएगा और अपने रीजन बताएगा कि ये चीज रेलेवेंट नहीं है इसलिए हम इस चीज को बाहर खुलासा नहीं करेंगे। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 कहते हैं कि सबसेक्शन 7 में निहित प्रावधानों के अधीन मामले को इन्वेस्टिगेट करने वाला पुलिस ऑफिसर आरोपी को आपूर्ति के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को विधित अनुक्रमित अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की इतनी संख्या में प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा जैसा धारा 230 में बताया है। तो यहाँ पर इस कंप्लीट सेक्शन को आपको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इतना बता दो कि जो धारा 30 में हमें डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के बारे में बताया है कि डॉक्यूमेंट की कॉपीज इतनी देनी पड़ेंगी, उन कॉपीज को मैजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा। देन प्रोवाइडेड कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति को विधिवत सेवा के रूप में समझा जाएगा। देन इसकी जो तामील है वो एक प्रॉपर तामील समझी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी हम ये चीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसेक्शन 9, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसेक्शन 3 के तहत एक रिपोर्ट
मैजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद और जहां ऐसे इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर सदक अधिकारी को अपराध के संबंध में आगे इन्वेस्टिगेशन करने से रोकने के लिए इस धारा में कुछ भी यह बात नहीं समझी जाएगी कि इसका मतलब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की एक्स्ट्रा पावर के बारे में बता दिया कि एक बार अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई फाइनल रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर दी, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, आगे पुलिस कोई और रिपोर्ट नहीं कर सकता, आगे पुलिस कंटिन्यू फिर भी अगर उसके सामने कोई बात आती है तो वो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। अतिरिक्त साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त करता है तो वह मैजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य के संबंध में एक और रिपोर्ट या उस रूप में रिपोर्ट अग्रेषित करेगा जैसा स्टेट गवर्नमेंट नियमों द्वारा प्रदान करती है। और सबसेक्शन 3 से लेकर 7 तक के प्रावधान जो एज इट इज बाकी रिपोर्ट पर एप्लीकेबल होते थे, सेम वही प्रोविजन बाकी की एडिशनल रिपोर्ट पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो सिंपल एक चीज हमें समझनी है कि जब एक बार पुलिस ने कोई रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को दे दी तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि पुलिस अदर कोई एडिशनल रिपोर्ट नहीं दे सकता। पुलिस आगे भी अगर कोई एडिशनल एविडेंस सामने आते हैं तो पुलिस एक रिपोर्ट पेश कर सकता है। जब पुलिस कोई एडिशनल रिपोर्ट पेश करता है तो जो हमने 3 से लेकर 7 सबसेक्शन तक हमने जो बातें पढ़ी है वो सारी चीजें उस एडिशनल रिपोर्ट पर भी एप्लीकेबल होंगी। देन इसके बाद बात करते हैं प्रोवाइडेड की कि लेकिन मुकदमे के दौरान आगे की इन्वेस्टिगेशन की अनुमति मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय की अनुमति से दी जा सकती है कि अगर मैटर में हमें आगे और इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमें मैजिस्ट्रेट से या उस कोर्ट से जो उस मैटर को हेल्ड कर रहे हैं उसे हमें पूछना पड़ेगा और उसे 90 दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में कितने दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, तो 90 डेज के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, जिसे कोर्ट की परमिशन से बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर भी हमें कह दिया कि कोर्ट चाहे तो इस 90 डेज को और आगे एक्सटेंड कर सकता है जब पुलिस ऑफिसर एक सफिशिएंट रीजन मैजिस्ट्रेट के सामने दे कि हमें इस मैटर में आगे इन्वेस्टिगेशन क्यों कंटिन्यू रखना है। तो ये टोटल सेक्शन 193 के 9 सबसेक्शन है जिसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी। इसके बाद देखो मैं आपको बताती हूँ एक डायग्राम कि आपको इस सेक्शन का डायग्राम कैसे बनाना है और कैसे समझना है। देखो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसेक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब 9 सबसेक्शन में पहला और दूसरा सबसेक्शन सिंपल, थर्ड सबसेक्शन में हमें 3 क्लोज दे रखे हैं। सबसेक्शन 3 में 3 क्लोज दे रखे हैं, क्लोज 1, क्लोज 2 एंड क्लोज 3। अब क्लोज 1 में टोटल हमें ए से लेके आई पॉइंट तक बता रखे हैं कि हमें इस रिपोर्ट में एक्चुअल में क्या क्या चीजें इंक्लूड करके बतानी है। सबसेक्शन 4 और 5 सिंपल है। उसके बाद सबसेक्शन 6 में ए और बी क्लोज पढ़ना है, देन सबसेक्शन 7 सिंपल एंड सबसेक्शन 8 और 9 के साथ हमें एक एक प्रोवाइडेड पढ़ना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस सेक्शन 193 का है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप अपने नोट्स बनाओ तो आप इन पॉइंट्स को शॉर्ट में भी लिख सको और मेंस की एग्जामिनेशन में भी आप इन चीजों को इस तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में एग्जामिनर को समझा सकते हो। देन ये यहाँ पे 193 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम सेक्शन पढ़ेंगे 194। अपने आप में मेंस का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, प्री के क्वेश्चंस में निकलते हैं। देन इसके बाद आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके लिए कमेंट्स और लाइक जरूर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो घर बैठ के अपनी स्टडी करना चाहते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।